हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मुगल काल पढ़ रहा था अपने यहाँ और उसमें हम लोगों ने बात की थी बाबर की, बाबर के बाद हुमायूं की, उसके बाद शेरशाह सूरी की। जबकि शेरशाह सूरी मुगल काल से संबंध नहीं रखता। वह किस वंश से संबंध रखता है? सूर वंश या द्वितीय अफगान वंश से। उसके बाद आता है अकबर। आज हम लोग अकबर को पढ़ेंगे। देखिए, अकबर एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो पेशेंस रखिए, पूरा टॉपिक कंप्लीट पढ़ाएंगे हम। और आज के बाद अकबर से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ना ही गलत होगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अकबर को। देखिए, अकबर का नाम अकबर नहीं है, इसका मूल नाम या फिर बचपन का नाम पूछा जाता है। अकबर का नाम अकबर नहीं है, ये उसकी क्या है, उपाधि। अगर हम अकबर के मूल नाम की बात करें, इनका मूल नाम या फिर बचपन का नाम, मूल नाम क्या है भाई? बदरुद्दीन। ये कई बार पूछा गया है, बदरुद्दीन, ये इनका मूल नाम है। अकबर का मूल नाम बदरुद्दीन, बचपन का नाम बदरुद्दीन, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ और कब हुआ? देखिए, जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ पर हुआ भाई? अमरकोट, पंजाब। यहाँ का शासक कौन था भाई? वीर साल के महल में हुआ था। क्योंकि 1540 में हुमायूं को शेरशाह सूरी बिलग्राम या फिर कन्नौज के युद्ध में हरा देता है। उसके बाद इनका निर्वासित जीवन हो जाता है और वहीं पर ये रुकते हैं। कहाँ पर शरण लेते हैं? अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ। वहीं पर इनकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम क्या था? अकबर। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ? अमरकोट, पंजाब। महाराजा वीर साल के महल में होता है, ठीक है। बात समझ में आई? इनके पिता कौन थे भाई? हुमायूं के पुत्र थे ये। पिता कौन थे भाई? हुमायूं। माता हमीदा बानो बेगम। देखिए, इनकी माँ को एक नाम और से जानते हैं, एक नाम और है इनका, क्या? मरियम हक्कानी। ये क्या भाई? इनकी उपाधि है। क्योंकि मुगल वंश में जो रानी मुगल वंश के अगले उत्तराधिकारी को जन्म देती थी, उसको क्या उपाधि दी जाती थी? मरियम हक्कानी। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मूल नाम बदरुद्दीन। जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ पर? अमरकोट, पंजाब। महाराजा वीर साल के महल में होता है। इनके पिता हुमायूं, माता कौन थी भाई? हमीदा बानो बेगम। इन्हीं को क्या कहते हैं? मरियम हक्कानी। मरियम हक्कानी का मतलब जो मुगल वंश के उत्तराधिकारी को या वंश चलाने वाले को, व्यक्ति को या फिर पुत्र को जन्म देती है, उसको क्या कहते हैं? मरियम हक्कानी। ये उपाधि थी उनकी। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई, इनके साथ साथ इनकी एक धाय माँ भी थी। धाय माँ का नाम क्या था भाई? बताइए। धाय माँ का नाम महम अनगा। देखिए, इनके माता पिता ने इनके पालन पोषण के लिए एक स्पेशल नौकरानी की व्यवस्था की, एक दासी की व्यवस्था की, जिसका नाम था महाम अनगा। क्योंकि ये जन्म से 2-3-4 साल तक अपने माता पिता से नहीं मिले, इसलिए अपनी माँ किसको समझते थे अकबर? महाम अनगा को। अपनी माँ को उतनी वैल्यू नहीं देते थे जितनी कि महाम अनगा को देते थे। बात समझ में आई? इनके बाद देखिए, हुमायूं ने इनकी शिक्षा व्यवस्था की। इनका गुरु कौन था शिक्षा के लिए? गुरु अब्दुल लतीफ़। क्या नाम था? अब्दुल लतीफ़। लेकिन अकबर बिल्कुल अनपढ़ थे। अब्दुल लतीफ़ ने अकबर को अपना नाम भी लिखना नहीं सिखा पाया था। बिल्कुल अनपढ़ थे। कौन? अकबर अनपढ़। यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे। जब नाम लिखने की बारी आती थी तो अंगूठा लगाते थे। अनपढ़ शासक था, बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, कोई भाषा नहीं पढ़ सकता था, अपने सायन तक नहीं कर सकता, बिल्कुल अनपढ़ था।
ठीक है, अकबर। बात समझ में आई। चलिए अब देखिए इनका शुरुआती जो पालन पोषण हुआ इनके चाचाओं ने किया। इनके चाचा कौन थे भाई? बाबर के कितने पुत्र थे? 4। कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। इसके बाद शुरुआत में इनका पालन पोषण किसने किया भाई? अस्करी ने। अस्करी ने। इसके बाद किसने किया भाई? कामरान। और बाद में कौन ले गया इनको? हिंदाल। हिंदाल की एक पुत्री थी, कौन भाई? पुत्री कौन थी? रुकैया। अब यानी अपने चाचा की पुत्री से अकबर विवाह करता है। कितनी वर्ष में? 9 वर्ष में। 9 वर्ष की उम्र में अकबर क्या करता है? विवाह। किससे? रुकैया से। पहली पत्नी कौन थी अकबर की? रुकैया बेगम। बात समझ में आई? किसकी पुत्री थी? हिंदाल की पुत्री थी। यानी कि अपने चाचा की लड़की से अकबर ने विवाह किया था जिसका नाम था रुकैया बेगम। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत कमेंट करिए। देखिए इनके शुरुआती पालन पोषण के बाद जब अकबर लौटते हैं, कब? 1547 में। 1547 में वापस लौटते हैं अपने माता पिता के पास, यानी कि हुमायूं और हमीदा बानो के पास वापस आते हैं। तो अपने पिता के साथ ये 2 युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि उस समय अफ़गानों का शासन था दिल्ली में, और उस गद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने पिता के साथ 1555 में 2 युद्ध लड़ते हैं। कौन कौन सा? मच्छीवाड़ा पंजाब। और कौन सा युद्ध लड़ते हैं भाई? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। ये 2 युद्ध लड़ते हैं। कौन भाई? अकबर लड़ते हैं अपने पिता हुमायूं के साथ। हुमायूं के साथ ये इनका प्रथम युद्ध माना जाता है। जीवन का प्रथम युद्ध मच्छीवाड़ा का युद्ध अपने पिता के साथ। बात समझ में आई? और इन युद्ध के बाद हुमायूं क्या करता है? अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर देता है? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया अकबर को। किसको? अकबर को। और इसे क्या बना दिया भाई? सूबेदार। सूबेदार कहाँ का? लाहौर का। कहीं कहीं पंजाब भी लिखा मिलेगा, क्योंकि पंजाब और लाहौर उस समय एक संयुक्त क्षेत्र थे, एक माना जाता था। और लाहौर का जो सूबेदार बनता था वो लाहौर का बनता था, और उसमें पंजाब भी आता था। बात समझ में आई? उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इन युद्धों के बाद, मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध के बाद, अकबर को हुमायूं ने उत्तराधिकारी अपना घोषित कर दिया और किसका सूबेदार बना दिया? लाहौर का। इसके साथ ही इसके संरक्षण के लिए कौन था भाई? बैरम खां। बैरम खां क्या अकबर का संरक्षक था? संरक्षक। और ये मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध ये बैरम खां की मदद से ही जीता था। और दिल्ली की गद्दी किस युद्ध में प्राप्त की? सरहिंद के युद्ध में। बात समझ में आई? हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पुनः किस युद्ध में प्राप्त की थी? सरहिंद के युद्ध में बैरम खां की मदद से। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब क्या भाई? 1556 में हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु। हुमायूं की मृत्यु। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये बात छिपा ली गई थी। लगभग 1 माह तक छिपा कर रखा गया कि हुमायूं मर गया है। छिपा कर रखा गया कि हुमायूं मर चुका है, क्योंकि उस समय जो अकबर था वो लाहौर में था, यानी कि लाहौर का सूबेदार। और इसी बीच क्या 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती, तो अफगानों के डर से ये बात छिपाई गई कि कहीं अफगान आक्रमण ना कर दें दिल्ली पर, इसलिए ये बात छिपाई गई कि हुमायूं मर चुका है। 1 महीने तक ये बात छिपाई गई। और किसे नियुक्त किया गया भाई? दिल्ली का इंचार्ज के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तारदी बेग को। तारदी बेग ये इंचार्ज के रूप में
नियुक्त किया गया जब तक अकबर नहीं आता तब तक ये राज्य संभालेगा। इंचार्ज, दिल्ली का इंचार्ज बना दिया, एक पद पर बैठा दिया गया दिल्ली की गद्दी पर कि जब तक अकबर नहीं आता है तब तक शासन कौन संभालेगा? हुमायूं के बाद तारदी बेग। ये इनका बहुत ही विश्वसनीय था। तारदी बेग जो सरदार था हुमायूं का, इसे नियुक्त किया गया दिल्ली की गद्दी पर। बात समझ में आई? देखिए अब आगे बढ़िए। अब जब अकबर लाहौर में था तो इनको अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है। जैसे ही खबर मिलती है, खबर कब मिली भाई बताइए? 14 फरवरी 1556 को। खबर कब मिली? खबर 14 फरवरी 1556 को खबर मिलती है अकबर को और बैरम खां को कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। तो बैरम खां क्या करता है, इनका उस समय जो अकबर थे वो सिकंदर सूर को उस समय पछाड़ रहे थे, यानी कि सिकंदर सूर से युद्ध कर रहे थे। तो उसी समय बैरम खां क्या करता है, इनका राज्याभिषेक कर देता है। राज्याभिषेक वहीं पर युद्ध भूमि में जहाँ पर सिकंदर सूर को ये पछाड़ रहे थे, राज्याभिषेक करवा देता है। कौन? बैरम खां अकबर का। कहाँ पर? कालानौर। कालानौर पंजाब में एक जगह है गुरदासपुर के पास। कालानौर गुरदासपुर, गुरदासपुर पंजाब में। कौन करवाता है भाई? बैरम खां। बैरम खां अपनी देख रेख में किससे करवाता है बताइए भाई? इसका राज्याभिषेक किसने करवाया था? बैरम खां ने अपनी देख रेख में। किससे? मिर्जा अब्दुल कासिम। मिर्जा अब्दुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक किया बैरम खां की देखरेख में। बात समझ में आई? अब ये हिंदुस्तान का शहंशाह हो गया भाई। वहीं पर एक ईंट का, युद्ध मैदान में एक ईंट का सिंहासन बनाया गया। वहीं पर अकबर का राज्याभिषेक किसने किया? मिर्जा अब्दुल कासिम में, बैरम खां की देखरेख में। कहाँ पर? कालानौर गुरदासपुर पंजाब में। कालानौर ये ऑप्शन मिल सकता है। राज्याभिषेक किया किसने? मिर्जा कासिम ने, बैरम खां की देखरेख में, कालानौर पंजाब में। बात समझ में आई? आगे बढ़े भाई, बताइए किसी कोई दिक्कत? देखिए जब हुमायूं की मृत्यु का समाचार किसको मिलता है भाई? बैरम खां और अकबर को। बैरम खां और अकबर इस समय कहाँ पर थे? लाहौर में थे, क्योंकि लाहौर का सूबेदार कौन था? अकबर था। बात समझ में आई? और इधर अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? आदिल शाह। और आदिल शाह का एक सेनापति कौन था? हेमू। अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आदिल शाह। आदिल शाह। और इसका एक सेनापति कौन था? हेमू। हेमू एक नमक व्यापारी था भाई। कौन? नमक व्यापारी। और इसकी कार्यकुशलता को देखते हुए अफगानों ने इसे अपने राज दरबार में रखा और क्या नियुक्त कर दिया? सेनापति। सेनापति। और ये बहुत ही एक योग्य सेनापति साबित हुआ। सेनापति। जब ये बात हेमू को पता चली कि दिल्ली की गद्दी पर मात्र एक इंचार्ज के रूप में कौन बैठा है? तारदी बेग। और अकबर कहाँ पर है? लाहौर में है। तो इसने ये सोचा कि क्यों ना दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाए। तो अकबर हेमू यही करता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है। दिल्ली पर आक्रमण करता है और तारदी बेग को क्या भाई? पराजित कर देता है। तारदी बेग को, तारदी बेग क्या कर देता है? पराजित। और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। अब देखिए तारदी बेग को जब इसने पराजित कर दिया तो तारदी बेग भागकर कहाँ पर गया? लाहौर, अकबर और बैरम खां के पास। तो तारदी बेग ने ये बताया अकबर और बैरम खां को कि एक अफगान सेनापति हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और हमें पराजित कर दिया है। जब ये बात बैरम खां और अकबर को बताई तो अकबर और बैरम खां बहुत नाराज़ हुए और ये उनसे कहा कि आप भी दिल्ली मत जाइए, नहीं तो हेमू आपको भी पराजित कर देगा, मार देगा। तो बैरम खां ने गुस्से में आकर हेमू की हत्या कर दी। किसकी? तारदी बेग की हत्या कर दी कि ये सेना का और अकबर का मनोबल गिरा रहा। तारदी बेग की हत्या किसने कर दी भाई? बैरम खां ने। बैरम खां ने हत्या कर दी, गर्दन काट दी, सर काट दिया। अब भाई बैरम खां और अकबर कुछ समय सोचते हैं और एक प्लान बनाते हैं। प्लान में इनके ये शामिल था
कि इन्होंने बाहर से जो मुस्लिम राज्य थे उनसे क्या भाई तीरंदाज मंगवाए, तीरंदाज, तीर चलाने वाले तीरंदाज। तीरंदाज मंगवाता है, स्पेशल तीरंदाज, और दिल्ली के लिए कूच कर देता है। और वहाँ पर कौन बैठा था? आदिल हेमू। हेमू को देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये एक ऐसा है हिंदू अंतिम सम्राट था, अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य, अंतिम हिंदू सम्राट जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, वो कौन था? हेमू। बात समझ में आई? इसने तीरंदाज को बुलवाया और दिल्ली के लिए कूच कर दिया। अब भाई बारी थी पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? इसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाती है, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। किनके किनके बीच? अकबर और हेमू के बीच। शुरुआत में क्या था भाई? अकबर जीत रहा था, यानी अकबर का पलड़ा भारी था। अकबर का नहीं, हेमू जीत रहा था, यानी हेमू का पलड़ा क्या था? भारी था। जब हेमू बीच सेना में आ गया तो बैरम खान ने क्या किया भाई? अपने तीरंदाजों को आदेश दे दिया कि हेमू को घेर लीजिए, और तीरंदाजों ने हेमू को घेर लिया। हेमू उस समय एक जैकेट नुमा यानी कि कवच पहन रखा था लोहे का, और सर पर भी हेलमेट लगा रखा था लोहे का, तो उस पर वार करना भाई आसान नहीं था। तो उन तीरंदाजों ने क्या किया? हेमू की आंख पर निशाना साधा और दोनों आंखों में क्या भाई? तीर चला दिए। तो हेमू उस समय घायल हो जाता है, और जब घायल हो जाता है तो अपने हाथी से नीचे गिर जाता है। जब हाथी से नीचे गिरता है तो हेमू की सारी सेना भाग गई और हेमू घायल हो गया। जब हेमू घायल हो गया तो बैरम खान ने क्या किया भाई? हेमू को पकड़ा और उसकी गर्दन काट ली। इस समय ऐसे क्या हो जाता है भाई? हेमू मारा जाता है। बात ये समझिए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ। किनके किनके बीच? अकबर और हेमू, क्योंकि हेमू दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर चुका था और अकबर उसे दोबारा प्राप्त करने के लिए युद्ध था, और हेमू क्या भाई? हार जाता है और मारा जाता है। बात समझ में आई? पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। किसी कोई दिक्कत? अब देखिए 1556 से लेकर 1560 तक किसके संरक्षण में शासन करता है अकबर? बैरम खां के संरक्षण में। बैरम खां के संरक्षण में कब से कब तक? 1556 से 1560 तक किसके संरक्षण में शासन किया अकबर ने? बैरम खां। तो अकबर ने एक बात नोटिस की कि बैरम खां का प्रभाव ज़्यादा है राज्य में, यानी कि बैरम खां को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू से बागडोर किसके हाथ में रही थी? बैरम खां के हाथ। कब से भाई? मच्छीवाड़ा के युद्ध से लेकर, जब हुमायूं लौटकर आता है ईरान से और मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध करता है, उस समय से बागडोर किसके हाथ में थी? बैरम खां के हाथ में। और इसकी एक धाय माँ थी, धाय माँ, वो इसको भड़काती रहती थी कि बैरम खां एक शिया मुसलमान है, जबकि अकबर और अकबर के वंश के जितने भी थे वो कैसे थे? एक सुन्नी मुसलमान थे। इसलिए धाय माँ थी, वो बैरम खां के खिलाफ भड़काती रहती थी अकबर को। और अकबर ने भी कई बार नोटिस किया कि बैरम खां का प्रभाव ज़्यादा है, यानी कि मेरा कम है, क्योंकि अकबर बादशाह था उस समय हिंदुस्तान का। तो ये बात नोटिस की तो भाई इनके बीच में क्या भाई? विवाद, यानी कि विरोध पैदा हो गया। और विरोध पैदा हुआ तो इनके बीच एक युद्ध होता है। कौन सा भाई? तिलवाड़ा का। तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ? अकबर और बैरम खां के बीच। बैरम खां के बीच कब हुआ ये युद्ध? 1560 में। बात समझ में आई? किनके किनके बीच? अकबर और बैरम खां के बीच। अकबर क्या करता है? बैरम खां को पराजित कर देता है। अब बैरम खां का प्रभाव यहाँ से खत्म, और क्योंकि ये संरक्षक था तो अकबर ने क्या किया? इनके सामने 3 शर्तें रख दी। 3 शर्त रखी। क्या क्या? या तो आप चंदेरी का सूबेदार बन जाइए, चंदेरी का सूबेदार बनिए। इसके बाद दूसरी शर्त क्या थी? या तो आप सुरक्षा सलाहकार बन जाइए, सलाहकार।
या तो फिर मक्का की तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, तीर्थ यात्रा। देखिए बैरम खान जो था वो शुरू से एक उच्च पद पर आसीन था, यानी कि हुमायूं ने एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया था उसको, अकबर का संरक्षक और सेनापति, और इससे नीचे का कोई भी पद बैरम खान स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये उसके सम्मान के खिलाफ था। क्या क्या शर्तें थी? या तो आप चंदेरी का शासन संभाल लीजिए, वहाँ के सूबेदार बन जाइए। दूसरी शर्त क्या? या तो आप सुरक्षा सलाहकार बन जाइए हमारे, और या फिर अंतिम शर्त क्या थी? तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। तो यही किया बैरम खान। क्या किया भाई? बैरम खान ने तीर्थ यात्रा की तरफ निकल लिए। और कहाँ पर पहुँचते हैं भाई? गुजरात में। जब गुजरात में बैरम खान पहुँचा, बैरम खान तो भाई इसकी हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? एक अफगान व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? मुबारक खां पठान। मुबारक खां पठान ने बैरम खां की हत्या कर दी। मुबारक खां पठान, इसने गुजरात के पाटन स्थान पर बैरम खां की हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि मुबारक खान के जो पिता थे उनकी हत्या बैरम खान ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में कर दी थी। इसीलिए बदला लेने के लिए मुबारक खां पठान ने बैरम खान को गुजरात के देवी पाटन में मार दिया, उसकी हत्या कर दी। अब क्या भाई? इसकी पत्नी थी सलीमा बेगम। किसकी? बैरम खान की सलीमा बेगम। और एक बेटा था अब्दुल रहीम। जब बैरम खान की हत्या कर दी मुबारक खां पठान ने, तो अकबर ने क्या किया भाई? इनको वापस बुलाया राज दरबार में, और सलीमा बेगम से क्या भाई? निकाह कर लिया। ये किसकी पत्नी थी भाई? बैरम खान की पत्नी थी। बैरम खान की हत्या के बाद अकबर क्या करता है? इनकी पत्नी सलीमा बेगम से निकाह कर लेता है और अब्दुल रहीम को अपने राज में रखता है और इसकी शिक्षा व्यवस्था करता है, पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी निभाता है बहुत अच्छे से। यही अब्दुल रहीम बड़ा होकर इसके नवरत्नों में शामिल होता है और नाम हो जाता है अब्दुल रहीम खान खाना। कौन भाई? ये बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम, जो बाद में अकबर के नवरत्नों में शामिल हुआ विद्वानता के कारण, जिसको उपाधि दी थी अकबर ने खाना। अब्दुल रहीम खाना के नाम से जाना गया। किसका पुत्र? बैरम खां का पुत्र। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत बताइए भाई। अब देखिए कब से कब तक? 1560 तक ये चलता रहा। अब देखिए 1560 से 1562 तक, 1560 से 1562 तक एक शासन और चला जिसको कहते हैं पर्दा शासन। और कौन सा भाई? इसको और क्या कहते हैं? पेटीकोट शासन। और इसी को क्या कहते हैं भाई? बताइए। हरम दल का शासन। क्यों भाई? क्योंकि अकबर की एक धाय थी। कौन थी भाई? महाम अनंगा। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था अकबर पर। अकबर बात भी मानता था इसकी। तो इसका प्रभाव रहा 1560 से 1562 तक। और धायमा का एक पुत्र था। कौन भाई? आदम खां। ये किसका पुत्र था? धायमा का पुत्र था। देखिए अकबर की धायमा कौन थी? महामनगा। और महामनगा का एक पुत्र था आदम खां। बात समझ में आई? तो शुरुआत से पालन पोषण अकबर का किसने किया? एक स्पेशल नौकरानी के रूप में महामनगा ने, और इसी का पुत्र था आदम खां। और महामनगा ये चाहती थी कि मेरा बेटा जो आदम खां है इसको एक उच्च पद प्राप्त हो। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। इसीलिए अकबर को ये भड़काती रहती थी। बात समझ में आई? और आदम खां जो था इसकी गलत नीतियां थी भाई। ये अकबर को मारना चाहता था। एक बार प्रयास भी किया था इसने, आदम खां ने अकबर को मारने का प्रयास किया था, लेकिन उसके अकबर के अंगरक्षकों ने उसकी क्या भाई सुरक्षा की और बच गया वो। जब ये कार्य किया इसने, उसको मारने की कोशिश की, तो अकबर ने क्या किया? आदम खां को
भाई महल के ऊपर छत से धक्का दे दिया तो ये मरा नहीं, फिर से ऊपर ले आया, फिर धक्का दे दिया, 2 बार फेंका महल से, और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। किसकी? आदम खां की। आदम खां की यानी महामनगा के पुत्र की। और महामनगा सदमे में चली जाती है, कुछ समय बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो पर्दा शासन या पेटीकोट शासन या हरम दल का शासन कब से कब तक चला? 1560 से 1562 तक। देखिए हरम दल क्या है, जहाँ पर रानियां रहती हैं, यानी कि उनका जो कक्ष होता है उसको कहते हैं हरम, और वहाँ पर महिलाएं रहती हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेगा? हरम दल का शासन, यानी कि महिलाओं का शासन। पर्दा शासन यानी कि महिलाओं का प्रभाव रहना। पेटीकोट शासन, इसका भी अंदाजा किससे लगाया जाता है? अनुमान पेटीकोट शासन का, महिलाओं का शासन। इसीलिए 1560 से 1562 तक क्या रहा भाई? हरम दल का शासन, पेटीकोट शासन या फिर पर्दा शासन। बात समझ में आई? जिसमें किसका प्रभाव था? महामनगा और उसके पुत्र आदम खां का। इस तरह आदम खां मारा जाता, अकबर मरवा देता आदम खां को, और महामनगा क्या सदमे में चली जाती, कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आई? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे अकबर के बारे में, युद्ध बाद में पढ़ेंगे। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते, बहुत ध्यान से समझना। देखिए 1560 से 1562 तक हम लोग आ चुके हैं, यानी कि पर्दा शासन और पेटीकोट शासन समाप्त हो चुका है। अब देखिए 1562 में अकबर ने क्या किया भाई? दास प्रथा का अंत। 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। किसने? अकबर ने। इसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया, 1564 में क्या? जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया। जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया। जजिया टैक्स भाई गैर मुस्लिम पर लिया जाता था। गैर मुस्लिम का मतलब क्या भाई? जो मुसलमान नहीं है, यानी कि फिर वो चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पंजाबी, कुछ भी हो, केवल मुस्लिम को छोड़कर सब पे लिया जाता था क्या? जजिया टैक्स। इसको इसने समाप्त कर दिया कब? 1564 में। और यहीं पर हिंदुओं की तरफ से क्या भाई? इसे अकबर की उपाधि दी गई। अकबर का मतलब क्या होता है? महान। अकबर इसका नाम नहीं है, ये उपाधि है। जजिया टैक्स जब इसने समाप्त किया तो हिंदुओं ने इसे क्या? अकबर की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है महान। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए 1567 में क्या किया? मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की। मनसबदारी 1567 में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की। देखिए मनसबदारी क्या है? देखिए मनसब क्या है भाई? एक फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। इसका मतलब क्या होता है? पद या पोस्ट। ये इसने प्रथा चालू की। ये क्या करता था? अपने राज्य में जो अधिकारी थे उनको छोटी छोटी जागीरें दिया करता था। क्या भाई? जागीर। और उन जागीरों से ये मनसबदार क्या थे? टैक्स वसूलते थे, यानी कि राजस्व वसूलते थे। कौन? मनसबदार जो होते थे। मनसबदारी, यही प्रथा क्या कहलाई? मनसबदारी। मनसब का अर्थ क्या है? पद या पोस्ट। इसमें अकबर ने क्या किया? अपने पदाधिकारियों को छोटी छोटी जागीरें दे दी, और उनसे वो जो पदाधिकारी थे, यानी कि मनसबदार जो थे, वो क्या करते थे भाई? राजस्व वसूलते थे। यही प्रथा क्या कहलाई? मनसबदारी प्रथा। कब प्रारंभ की? 1567 में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की। इसके बाद देखिए 1571 में आई। 1571 में इसने क्या किया? 1571 क्या होगा भाई? फतेहपुर सीकरी की स्थापना। की। फतेहपुर सीकरी नामक शहर बसाया, और उसको क्या भाई? राजधानी भी बनाया था। राजधानी। लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ की जलवायु और जल, यानी कि जलवायु, मौसम और पानी अच्छा नहीं है, तो ये सक्सेस नहीं हुआ। बात समझ में आई?
देखिए 1571 में क्या किया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कराई और वहाँ उसको क्या बनाया, राजधानी। अब आइए 1575 में क्या भाई इसने इबादत खाने का निर्माण कराया, इबादत खाना बनवाया। कहाँ पर, सीकरी, फतेहपुर सीकरी में। किस लिए बनवाया, धर्म से संबंधित विचार विमर्श के लिए, धर्म से संबंधित। और इसमें केवल मुसलमानों का प्रवेश था, वो भी कैसे, सुन्नी मुस्लिमों का प्रवेश था, सुन्नी मुस्लिमों का प्रवेश था। कब से कब तक, 1578 तक। 1578 में इसने क्या किया भाई, सबके लिए, सभी धर्मों के लिए इसके दरवाजे खोल दिए, सभी धर्मों के लिए इबादत खाने के दरवाजे खोल दिए। देखिए अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे धर्म की ज़्यादा बातें समझ में नहीं आती थी, इसलिए इबादत खाने का निर्माण कराया। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। शुरुआत में 3 वर्ष तक इसमें 1578 तक केवल और केवल सुन्नी मुसलमानों का प्रवेश था। बात समझ में आई। इसके बाद इसका कार्य क्या था भाई, यहाँ पर धर्म से संबंधित विचार विमर्श, वाद विवाद होते थे शुरुआत में 3 वर्ष तक। 1578 में सभी धर्मों के गुरुओं को इसने बुलाया और सभी के लिए ये इबादत खाना खोल दिया गया। बात समझ में आई। सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में इसने खोल दिया, और वो भी किस दिन, बृहस्पतिवार के दिन, बात समझ में आई। अब देखिए इसमें किन किन धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलाया गया, हिंदू और मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन, इन धर्मों से संबंधित सभी धर्म गुरुओं को बुलाकर यहाँ पर वाद विवाद यानी चर्चा परिचर्चा होती थी, यानी कि विचार विमर्श होता था। ठीक है। हिंदू में कौन थे भाई, हिंदू के धर्म गुरु कौन आते थे, पुरुषोत्तम और देवी। मुस्लिम के कौन थे, शेख सलीम। और ईसाई के मोनसेरात और एका बीवा। अरे यार, एका बीवा। और पारसी कौन थे भाई, पारसियों से कौन आते थे बताइए, पारसियों से दस्तूर महर राणा। कौन, दस्तूर महर राणा। और जैन से विजय सेन सूरी, हरिविजय सूरी, ये आते थे। सभी धर्मों के लिए खोल दिया इसने। कब, 1578 में। किस दिन, बृहस्पतिवार के दिन परिचर्चा होती थी, विचार विमर्श होता था। हिंदू से कौन थे धर्मगुरु आते थे, पुरुषोत्तम और देवी नाम के। मुस्लिम से शेख सलीम। इसके बाद ईसाई से मोनसेरात और एका बीवा। पारसी से दस्तूर महर राणा। और जैन से विजय सेन सूरी, हरविजय सूरी। बात समझ में आई। तो यहाँ पर सभी धर्मों का विचार होता था। तो ये जो नीति थी, जो ये इसने सभी धर्मों के लिए खोला, ये नीति इसकी क्या कहलाई, सुलह कुल नीति। बात समझ में आई। और यहाँ पर एक उपाधि धारण करता है, कौन, अकबर कौन सी उपाधि धारण करता है भाई बताइए। जब सुलह कुल नीति इसने अपनाई तो कौन सी उपाधि धारण की, पूछा जा सकता है। अमीर उल मोमिनीन। कौन, अमीर उल मोमिनीन, ये उपाधि धारण की। बात समझ में आई। किसी कोई दिक्कत, हटाएं इसको, आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर जगह बची है और हम आपको बता देते हैं। जब सुलह उल कुल
सुलह-कुल नीति से जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो अकबर ने क्या किया भाई, 1579 में मजहर की घोषणा कर दी। मजहर की घोषणा कर दी। देखिए धर्म में क्या, धर्म में नीति जो होती है वो किसकी चलती है, धर्म गुरुओं की चलती है। यानी कि निर्णय कौन लेता है, धर्म गुरु। कोई भी धर्म हो, उस धर्म से संबंधित अगर कोई निर्णय लिया जाना है तो उसका निर्णय कौन लेता है, धर्म गुरु। और जब इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला, किससे भाई, इबादत खाने में जो वार्तालाप होती थी सभी धर्मों के गुरुओं के लिए खोल दिया था, उससे जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो इसने क्या किया भाई, 1579 में मजहर की घोषणा कर दी। देखिए मजहर क्या है, मजहर एक घोषणा पत्र था। कौन, घोषणा पत्र। ये इसने लिखित रूप में जारी किया और ये कहा कि जो धर्म से संबंधित निर्णय, जो अंतिम निर्णय होगा वो कौन लेगा भाई, अकबर। अंतिम निर्णय अगर कोई वाद विवाद होता है तो उस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा, अकबर को होगा, यानी कि बादशाह को होगा। बात समझ में आई। ये है मजहर घोषणा पत्र। मजहर घोषणा पत्र का मतलब यही है कि धर्म से संबंधित जो भी अंतिम निर्णय होगा वो अकबर लेगा। बात समझ में आई। अब देखिए 1582 में इसने दीन ए इलाही की स्थापना की। किसकी भाई, 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा की। एक नया धर्म बनाया, सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातें छांट कर, सत्य और ईमानदारी की बातों को छांट कर इसने एक धर्म बनाया जिसका नाम रखा दीन ए इलाही धर्म। बात समझ में आई। कब, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की। बात समझ में आई। अब देखिए इसका प्रमुख किसे बनाया, अबुल फजल को। प्रमुख कौन था भाई, प्रमुख अबुल फजल जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल था। इसको इसका प्रमुख बनाया, दीन ए इलाही का प्रमुख बनाया। ठीक है, बात समझ लीजिए। यहाँ से अब दिखाई नहीं देगा, ऐसे ही बता देते हैं। जो दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू था वो कौन था भाई, प्रथम हिंदू कौन था, बीरबल। प्रथम और एकमात्र हिंदू कौन था, प्रथम का ये या एकमात्र हिंदू कौन था, बीरबल का नाम, ओरिजिनल नाम क्या है भाई, महेश दास। ये उपाधि थी, महेश दास की उपाधि क्या थी, बीरबल की। बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था, महेश दास। ये इलाही को, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम और एकमात्र हिंदू थे। बात समझ में आई। दीन इलाही की घोषणा कब की इसने स्थापना, 1582 में। अबुल फजल को इसका प्रमुख बनाया। चलिए हटाएं अब इसको। देखिए 1582 में क्या, दीन इलाही की स्थापना की और 1582 और 1583। देखिए 1582 में इसने क्या किया, दहसाला भूमि सुधार प्रणाली लाया। दहसाला भूमि प्रणाली, ये कौन लाया था भाई, अकबर का नवरत्न था टोडरमल, ये लाया था दहसाला भूमि प्रणाली। और 1583 में क्या भाई, इलाही संवत की शुरुआत की थी। बात समझ में आई। ये 2 कार्य और किए थे, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अब देखते हैं अकबर के नवरत्न। देखिए नवरत्न में पहला बीरबल। इनका मूल नाम क्या था, महेश दास। कहाँ के थे भाई, कालपी के थे ये, कालपी। बात समझ में आई। अकबर में पहला देखिए बीरबल, इनका मूल नाम महेश दास, कहाँ के थे, कालपी थे। ये अकबर के दरबार में न्याय विभाग के प्रमुख थे, न्याय विभाग संभालते थे। कौन, बीरबल। बात समझ में आई। इन्होंने ही दीन इलाही धर्म को पहली बार स्वीकार किया था, दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया, दीन ए इलाही को स्वीकार किया सबसे पहले। बात समझ में आई। कौन भाई, बीरबल। और इनको क्या भाई, 2000 मनसब प्रदान किए थे, 2000
मनसब प्रदान किए थे अकबर ने। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए 2 नंबर पर। पहला बीरबल समझ में आ गई बात। अब देखो दूसरा देखिए अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल ये भी अकबर के नौरत्नों में शामिल था। दीन इलाही का प्रमुख, इलाही दीन इलाही का प्रमुख था। कौन? अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या किया भाई? अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा की रचना 3 भागों में की। पहले में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है, दूसरे में स्वयं अकबर का वर्णन है, और तीसरे भाग में अकबर के शासन प्रशासन का वर्णन है। बात समझ में आई? और तीसरे भाग को ही क्या कहते हैं? आईने अकबरी। आईने ए अकबरी। ये कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, ये अकबरनामा का एक भाग है। जो कौन सा? तीसरा भाग है। बात समझ में आई? इसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। आगे देखिए 3 नंबर पर। 3 नंबर पर कौन आता है भाई? तानसेन। ये ध्रुपद गायन शैली के विकासकर्ता माने जाते हैं। इनने विकास किया था। तानसेन। तानसेन ये ध्रुपद गायन शैली का विकास किया था। इन्होंने गायन शैली का विकास किया था। किसने? तानसेन ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकबर के नौरत्नों में पूछ लेता है कौन सा अकबर के नौरत्नों में शामिल है, कौन नहीं है। अब आता है अब्दुल रहीम खाने खाना, जो किसका पुत्र था? बैरम खां का पुत्र था। अकबरनामा का इसने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। किसका भाई? खान ए खाना। ये किसका पुत्र था भाई? बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां। इसने बाबरनामा इसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया। फारसी भाषा में अनुवाद कराया। देखिए प्रश्न को इम्पोर्टेंट तरीके से समझिए। देखिए प्रश्न ये पूछा जाता है कि मुगल काल में किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भाई किसके काल को? इसने हिंदी में भी इसने एक भाई अनुवाद विभाग की स्थापना की, या फिर अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। किसने? अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। किसने? अकबर ने। वहाँ पर कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद कराया गया, और इसीलिए अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीएस में तो पूछा जाता है, और भी कई जगह पूछ लिया जाता है। समझ में आई बात? कहाँ पर आ गए? खाने खाना। बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना इसकी क्या थी? उपाधि। इसने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। बात समझ में आ गई? अब अगला देखिए मान सिंह। मान सिंह जो थे वो भाई अब क्या कहा जाए मान सिंह को? 5 नंबर पर मान सिंह। मान सिंह एक राजपूत राजकुमार थे। कौन भाई? राजपूत राजकुमार। और ये अकबर के दरबार में एक सेनापति नियुक्त किए गए थे। सेनापति। कौन? मान सिंह एक राजपूत शासक थे, यानी कि राजपूत राजकुमार थे। भारमल थे जो, देखिए आमेर के जो राजा भारमल थे, यानी कि जयपुर अजमेर के राजा जो भारमल थे, उनका एक पुत्र था। कौन? भगवंत दास या फिर भगवान दास। और भगवान दास का पुत्र कौन था? मान सिंह। ये राजपूत राजकुमार थे। और जब अधीनता स्वीकार कर लेते हैं भारमल, तो भारमल अपने पौत्र को यानी पोते को अकबर के दरबार में सेवा के लिए भेज देते हैं, और वहाँ पर ये सेनापति नियुक्त हो जाता है। कौन? मान सिंह। ये भी नवरत्नों में शामिल था अकबर के। अगला देखिए टोडरमल। कौन भाई? 6 नंबर पर टोडरमल। टोडरमल इसने भाई क्या किया? दैसाला भूमि प्रणाली
दहसाला भूमि प्रणाली लाया। और इसने दीन इलाही धर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। दीन इलाही को कभी स्वीकार नहीं किया। किसने? टोडरमल ने। बात समझ में आई? अगला देखिए फैजी, 7 नंबर पर फैजी इनको भाई अकबर ने राज कवि का दर्जा दिया। राज कवि का दर्जा दिया। किसको? फैजी को। बात समझ में आई? यहीं पर लिख देते 8 और 9। 8 और 9। अगला कौन सा है? 7वां कौन था? फैजी को अकबर ने क्या किया? राज कवि का दर्जा दिया। और अगला है हकीम हुकाम। कौन? हकीम हुकाम। और अगला कौन सा है बताइए भाई? 8वां कौन हो गया? हकीम हुकाम। और 9वां कौन सा है? मुल्ला दो प्याजा। हकीम हुकाम का कार्य क्या था? अकबर का खाना बनाना, यानी कि किचन संभालना। और लास्ट कौन था? मुल्ला दो प्याजा क्या भाई? बोलने के लिए बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, यानी वाक्पटुता में निपुण व्यक्ति था। वाक्पटुता निपुण व्यक्ति कौन था? मुल्ला दो प्याजा। ये सभी हो गए। एक बार देख लीजिए फिर से। अकबर के नौरत्नों में पहला नाम है बीरबल महेशदास, कालपी के निवासी थे। ये अकबर के दरबार में न्याय विभाग के प्रमुख थे, न्याय विभाग को संभालते थे। दीन इलाही को सर्वप्रथम इन्होंने स्वीकार किया और 200 मनसब अकबर ने इनको प्रदान किए। अगला अबुल फजल क्या भाई? दीन इलाही का प्रमुख था और इसने अकबरनामा की रचना की, जिसके तीसरे भाग को क्या भाई? आईने अकबरी कहा जाता है। बात समझ में आई? अगला देखिए तानसेन ध्रुपद गायन शैली का विकास किया था इन्होंने। अगला अब्दुल रहीम खाना जो कि बैरम खां का पुत्र था, इसने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। मान सिंह। अगला देखिए भारमल का पौत्र कौन था? मान सिंह। या फिर ऐसे कहें भारमल का पुत्र कौन था? भगवंत दास या फिर भगवान दास। और भगवान दास का पुत्र कौन था? मान सिंह। ये अकबर के दरबार में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त हुए। अगला टोडरमल दहसाला भूमि प्रणाली को लाया और दीन इलाही को कभी स्वीकार नहीं किया उसने, दीन इलाही धर्म को। और अगला कौन है? फैजी को अकबर ने राज कवि का दर्जा दिया। और हकीम हुकाम क्या करता था? अकबर की किचन या फिर रसोई घर संभालता था, खाने की व्यवस्था करता था। मुल्ला दो प्याजा ये भी अकबर के नौरत्नों में शामिल था, वाक्पटुता के लिए। बात समझ में आई? आगे बढ़े। अब देखिए अकबर की राजस्व प्रणाली, राजस्व या फिर टैक्स। इसने 3 प्रकार से राजस्व वसूला भाई। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला जाप्ती, दूसरा कनकूत प्रणाली, और तीसरा कौन था भाई? दहसाला। ये प्रणाली कौन लाया था? टोडरमल। देखिए ध्यान से समझिए। जाप्ती प्रणाली में क्या था भाई? भूमि के आकार के हिसाब से, भूमि के माप के हिसाब से राजस्व लगता था कि आपके पास कितनी जमीन है, उस हिसाब से टैक्स लगेगा, राजस्व लगेगा। भूमि की माप या फिर आकार के हिसाब से इसने राजस्व वसूला। कौन सी प्रणाली में? जाप्ती प्रणाली में। अब देखिए कनकूत प्रणाली में क्या इसने फसल के आधार पर, फसल के आधार पर टैक्स वसूला कि आपके खेत में या फिर आपकी ज़मीन में किस प्रकार की मतलब कितनी मात्रा में फसल होती है, उस हिसाब से इसने क्या किया भाई? टैक्स वसूला या फिर राजस्व वसूला। अब जब कभी कभार सूखा पड़ जाती थी या फिर पानी अधिक हो जाता था तो वहाँ फसल अच्छी होती नहीं थी, तो ये प्रणाली भी क्या भाई ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई।
और ऐसी ज़ब्ती प्रणाली भी भूमि के आधार के हिसाब से, आकार के हिसाब से जब इसने टैक्स वसूला तो किसी के पास भाई अच्छी ज़मीन थी, किसी के पास बंजर ज़मीन थी। और टैक्स कैसा लगता था? भूमि के आधार पर ही लगता था। 4 बीघा भूमि है, 4 बीघा 2 लोगों के पास, और ये तो अच्छी है लेकिन ये बंजर है, तो टैक्स तो दोनों पर बराबर लगेगा। किस प्रणाली में? ज़ब्ती प्रणाली में। तो ये प्रणाली भी फेल हो गई। और फसल के आधार पर भाई, फसल के आधार पर, और कभी कभार या साल में या 2 साल में फसल अच्छी नहीं हुई तो टैक्स तो बराबर लगना है। तो ये प्रणाली भी क्या भाई? फेल हो गई। इसके बाद दहसाला प्रणाली कौन लाया? टोडरमल। इस प्रणाली में क्या था भाई? 2, 3, 4, 5 वर्षों का जितना भी कहिए एवरेज निकाला जाता था, एवरेज या फिर औसत, और उस औसत के हिसाब से देखा जाता था कि आपके पास 2, 3 या 5 वर्षों में किस प्रकार की फसल, कितनी फसल हुई है, उस हिसाब से टैक्स क्या भाई? निश्चित कर दिया जाता था, निश्चित, और वही टैक्स आगे लगता रहता था एवरेज के हिसाब से। दहसाला प्रणाली, बात समझ में आई? अब देखिए मुद्रा, मुद्रा का प्रचलन। मुद्रा, मुद्रा का प्रचलन देखिए, शेरशाह सूरी ने कौन कौन से सिक्के जारी करवाए थे? चांदी और तांबा। चांदी का सिक्का क्या? रुपया कहलाया, और तांबा का दाम। इसने दोनों सिक्के जारी रखे। ये चांदी का होता था, चांदी, और ये तांबा का, दोनों सिक्के जारी रखे। लेकिन शेरशाह सूरी के काल में, सूरी के काल में जो रुपया होता था, रुपया, और तांबा, तांबे का कौन सा था? दाम। इसका अनुपात क्या होता था कि 1 रुपया के बराबर तांबे के दाम कितने होंगे? 64, यानी 64 दाम बराबर 1 रुपया, शेरशाह सूरी के काल में। और इसने क्या किया भाई कि 1 रुपया के बराबर 40 दाम। ये क्या है? रुपया भाई, और ये दाम। अकबर ने क्या किया कि जो तांबे का सिक्का था उसकी वैल्यू बढ़ा दी और उसका अनुपात क्या कर दिया? 40, यानी कि 40 दाम के बराबर 1 रुपया अकबर के काल में। और शेरशाह सूरी के काल में 1 रुपया के बराबर 64 दाम। बात समझ में आ गई? और इसने क्या किया भाई? 2 तरह के और सिक्के जारी किए। एक तो था भाई गोल, गोल सिक्का, इसको क्या कहते थे? इलाही, इलाही। और दूसरा चौकोर सिक्का, चौकोर, इसको क्या कहते थे? जलाली। ये तो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन ये सक्सेस हो गया। अब देखिए, 1 इलाही बराबर, 1 इलाही, 1 इलाही के बराबर इसने क्या किया भाई? 10 रुपये कर दिए, 10 रुपये। इसने 2 तरीके के सिक्के और जारी किए, गोल सिक्का इलाही और चौकोर सिक्का जलाली। जलाली सिक्का सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि इसका जो साइज़ था वो चौकोर था, और जो इलाही सिक्का था इसकी वैल्यू रखी कि 1 इलाही सिक्के के बराबर 10 रुपये। कितने? 10 रुपये। और 1 रुपये के बराबर 40 दाम। बात समझ में आ गई? यहाँ पर समझा देते हैं। बात समझ में नहीं आई तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है? इलाही, इलाही, और ये क्या है? रुपये। अब 1 इलाही के बराबर इसने 10 रुपये रखे, यानी कि 10 रुपये लाइए आप और 1 इलाही का सिक्का मिल जाएगा। और पहले क्या था भाई? जो पुराने सिक्के थे, यानी कि रुपये और दाम, इसमें क्या अनुपात था? 1 रुपये के बराबर 40 दाम। अब बात समझ में आई? कितने भाई? 40 दाम। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं अकबर के युद्ध। अब देखिए अकबर के युद्ध। देखिए पहले इसके कौन कौन से युद्ध हैं? 1555 में मच्छीवाड़ा, ये अकबर का पहला युद्ध था। और कौन सा भाई? सरहिंद का युद्ध। ये 2 युद्ध। देखिए ये 2 युद्ध जो थे ये अकबर के साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं थे,
ये जो युद्ध था ये किसके साथ लड़ा था भाई बताइए? अपने पिता हुमायूं के साथ। और ये भी अपने पिता हुमायूं के साथ लड़ा था, जिसमें हुमायूं को दोबारा गद्दी मिल जाती है। बात समझ में आई? अब देखिए आगे देखिए, आगे देखिए 1556 में पानीपत का यहाँ पर क्या भाई, अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। पानीपत का युद्ध किसके साथ? अकबर और हेमू के मध्य होता है। बात समझ में आई? अगला युद्ध 1560 में, कौन सा? तिलवाड़ा किसके साथ? बैरम खां और किसके बीच? अकबर के बीच। ये 4 युद्ध। अब देखिए इसके साम्राज्य विस्तार के लिए पहला जो था 1561 में, कौन सा भाई? 1561 में मालवा अभियान। यहाँ के शासक थे बाज बहादुर। इसको इसने पराजित कर दिया और इसकी रानी थी रूपमती। बाज बहादुर की रानी कौन थी? रूपमती ने मुगलों से बचने के लिए क्या भाई, आत्महत्या कर ली थी। बात समझ में आई? पहला साम्राज्य विस्तार के लिए पहला अभियान कौन सा था? मालवा। 1561 में बाज बहादुर को पराजित किया और उसकी रानी, जो बाज बहादुर की थी रानी थी, महारानी थी या फिर कहें पत्नी थी, उसने क्या कर लिया था? आत्महत्या कर ली थी मुगलों से बचने के लिए। बात समझ में आई? अगला देखिए 1561 में चुनार को जीता इसने। 1561 में चुनार को, किसको? चुनार पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पर देखिए मालवा का जो विजय अभियान था, इसके लिए अकबर ने किसको भेजा था? महामंगा के पुत्र आदम खां को। अकबर स्वयं नहीं गया था। और दूसरा 1561 में चुनार को इसने जीता। अब देखिए आगे समझिए भाई, जयपुर में आमेर के राजा भारमल या फिर बिहारी मल, इनको और क्या कहते हैं? भारमल या फिर बिहारी मल। आमेर के राजा कौन थे? बिहारी मल। शुरुआत में अकबर ने क्या किया, इनको संदेश भिजवाया और कहा कि आप स्वेच्छा से मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। और भारमल ने क्या किया, शुरुआत में इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन बाद में भारमल ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इनका एक पुत्र था, कौन भाई? भगवान दास या फिर भगवंत दास। और इनकी एक पुत्री थी, कौन सी भाई? पुत्री हीर कुंवर। और इसी को क्या कहते हैं भाई? हरका बाई, जिसका अनुमान किससे लगाया जाता है? जोधाबाई से। आप एक बात स्पष्ट रूप से ये समझ लीजिए कि इतिहास के अंदर जोधाबाई नाम का कोई शब्द नहीं मिलता है। जोधाबाई का जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो भारमल की पुत्री हीर कुंवर या फिर हरका बाई से लगाया जाता है। बात समझ में आ गई? जब अकबर की अधीनता बिहारी मल या फिर भारमल ने स्वीकार कर ली तो अपनी पुत्री का विवाह यानी हीर कुंवर या फिर हरका बाई का विवाह किससे कर दिया भाई? अकबर से विवाह कर दिया। और ये प्रथम राजपूत मुगल वैवाहिक संबंध था। प्रथम राजपूत मुगल वैवाहिक संबंध। बात समझ में आई? अरे जयपुर की डेट तो डाली नहीं, यहाँ पर देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार। 1561 में मालवा अभियान और 1561 में क्या? चुनार, ये दोनों अलग अलग है। और जयपुर अभियान भी क्या है? अलग है भाई। जयपुर में आमेर के शासक जो थे भारमल, उनसे क्या अधीनता स्वीकार करवा ली किसने? अकबर ने। कब? 1562 में। यहाँ पर लिख लीजिए 1562 में। बात समझ में आई?
आमेर के राजा भारमल या बिहारीमल जो थे, इनकी एक पुत्री थी हीर कुंवर या हरकाबाई, जिसका अनुमान किससे लगाया जाता है? जोधाबाई से। बात समझ में आ गई। लेकिन जोधाबाई नाम का शब्द कोई इतिहास के अंदर नहीं मिलता है। इन्होंने अपनी पुत्री हीर कुंवर का विवाह किससे कर दिया? अकबर से। और ये पहला प्रथम राजपूत मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? 1562 में प्रथम राजपूत मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। किसकी पुत्री के साथ? भारमल की पुत्री, आमेर के राजा भारमल की पुत्री जो थी हीर कुंवर या हरकाबाई, जिसका संबंध किससे जोड़ा जाता है? जोधाबाई से। और इनका पुत्र था भगवान दास, और भगवान दास का पुत्र था मान सिंह, और मान सिंह को ही अकबर की सेना में भेजते हैं कौन? भारमल। बात समझ में आई? अब देखिए 1564 क्या भाई? गोंडवाना अभियान कहाँ का क्षेत्र है भाई? जबलपुर का क्षेत्र। यहाँ की रानी थी दुर्गावती। अकबर का सेनापति था आसफ खां ने गोंडवाना जबलपुर प्रदेश पर हमला किया और रानी दुर्गावती को क्या? परास्त कर दिया। तो रानी दुर्गावती ने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने पेट में एक औजार होता है कटार नाम का, जो कि राजा या फिर महारानी पर्सनल रूप से हमेशा अपने साथ रखती थी, उसे अपने पेट में मारकर आत्महत्या कर ली थी अपने सम्मान की रक्षा में। किसने? दुर्गावती ने। बात समझ में आई? अगला देखिए, इसके बाद इसने क्या किया? एक नागौर दरबार का आयोजन किया। किसका भाई? नागौर दरबार का आयोजन करता है कौन? अकबर। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान का एक जिला है नागौर, राजस्थान। यहाँ पर इसने एक दरबार का आयोजन किया जिसे जाना जाता है नागौर दरबार के नाम से। इसने क्या किया? वहाँ पर सभी राजाओं को पत्र भिजवाए और उनसे कहा कि आप स्वेच्छा से हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। देखिए, इसने 3 नीतियाँ अपनाई थी साम्राज्य विस्तार के लिए। एक तो सहयोग या फिर संधि की नीति। इसमें क्या था भाई? कि आप स्वेच्छा से मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो दूसरी क्या है? युद्ध करिए, युद्ध में हम तुम्हें परास्त कर देंगे। और तीसरी क्या है? वैवाहिक नीति भी अपनाई राजपूतों से राज्य को हड़पने के लिए या फिर जीतने के लिए, अपने कब्जे में करने के लिए। यहाँ पर नागौर दरबार का आयोजन करता है कौन? अकबर। देखिए, नागौर दरबार में इसने सभी राजाओं को, राजपूत राजाओं को क्या संदेश भिजवाया कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। यहाँ पर बीकानेर के राजा कल्याणमल, देखिए समझते जाइए, बीकानेर के राजा कौन थे? कल्याणमल। इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब देखिए, इसके बाद जैसलमेर के राजा कौन थे भाई? हर राय। इन्होंने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब बात आती है जोधपुर की। जोधपुर के शासक कौन थे भाई? बताइए। उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। इन्होंने क्या किया भाई? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन इनका एक छोटा भाई था जिसका नाम था चंद्रसेन। कौन था भाई? चंद्रसेन। उदय सिंह का एक भाई था चंद्रसेन। इसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। जोधपुर के शासक 2 भाई उदय सिंह जो कि बड़ा था, इसने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, जबकि इसका छोटा भाई चंद्रसेन, क्या भाई? चंद्रसेन, इसने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। एक राज्य और था कौन? मेवाड़ के शासक कौन? हिंदुआ सूरज, वीर शिरोमणि कौन? महाराणा प्रताप जी। इन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप जी।
हालांकि इसने बाद में युद्ध करके कुछ क्षेत्र जीत लिए थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ को इसने अकबर ने कभी नहीं जीत पाया। महाराणा प्रताप ने अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। बात समझ में आई? किसने चंद्रसेन और महाराणा प्रताप ने अकबर की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर मर भी गया तब भी इसने इसकी अधीनता चित्तौड़ को जीत नहीं पाया था। अकबर की मृत्यु के पश्चात भी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाई अकबर। बात समझ में आई? देखिए यहाँ पर महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते। अगला अभियान देखिए, अगला अभियान उदयपुर। उदयपुर कब? 1567 और 68 में। यहाँ के राजा कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं और उदयपुर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इनके दो सेनापति थे, कौन कौन? जयमल और फत्ता। बाद में अकबर आक्रमण करके उदयपुर पर जयमल और फत्ता को पराजित कर देता है और उदयपुर पर कब्जा कर लेता है। बात समझ में आई? अब देखिए, जब महाराणा प्रताप ने इनकी अधीनता को नहीं स्वीकार किया था तो क्या इन्होंने उदयपुर पर हमला किया और उदय सिंह जो राजा थे उदयपुर के, वो उदयपुर छोड़कर चले जाते। लेकिन इनके दो सेनापति थे जयमल और फत्ता, इनको अकबर परास्त कर देता है अकबर, और भारी कत्लेआम मचाता है, यानी बहुत मारकाट मचाता है। और ये युद्ध अकबर के जीवन पर एक कलंक भी माना जाता है, कलंक। बात समझ में आई? अगला देखिए, यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए। अगला है गुजरात विजय। आगे बढ़ा जाए। देखिए, गुजरात अभियान कब? 1572 में। कहाँ पर? गुजरात अभियान पर निकला। और यहाँ पर अकबर का एक सेनापति था, इसको भेजा। अकबर का सेनापति कौन था? मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका, ये कौन था भाई? अकबर का सेनापति। मिर्जा अजीज कोका को अकबर ने गुजरात विजय के लिए भेजा और इसने गुजरात को जीता। और वहाँ का इसे क्या भाई सूबेदार नियुक्त कर दिया या फिर शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन जैसे ही अकबर वहाँ से आया भाई, सेनापति को साथ लेकर गया था गुजरात विजय के दौरान, कौन? अकबर। और वहाँ पर गुजरात को जीतने के बाद वहाँ पर शासक नियुक्त किसको कर दिया? अपने सेनापति मिर्जा अजीज कोका को। जैसे ही अकबर वापस गया भाई, तो यहाँ पर विद्रोह हो गया, विद्रोह। और जब ये बात अकबर को पता चली तो अकबर फिर लौटा गुजरात। कहाँ पर? पुनः लौटा गुजरात, और इसने गुजरात को कब्जे में लिया और फिर से मिर्जा अजीज कोका को वहाँ नियुक्त कर दिया। अब बात आती है कि इसने पहली बार समुद्र कब देखा था? किसने? अकबर ने। इसने गुजरात विजय के दौरान या फिर गुजरात अभियान के दौरान पहली बार समुद्र देखा। किसने भाई? अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। और वो भी समुद्र किस भाग को? खंबात की खाड़ी। यहाँ पर कुछ व्यापारियों से इसने बातचीत भी की थी, वो पुर्तगाली व्यापारी थे, वो बात अलग है। पहली बार समुद्र कब देखा था अकबर ने? गुजरात विजय के दौरान। और इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर में एक क्या बनवाया? बताइए, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। बताइए भाई। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराया? बताइए। बुलंद दरवाज़ा का। किसका? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। बुलंद दरवाज़ा।
कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने फतेहपुर सीकरी में क्या क्या बनवाया था भाई? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बात समझ में आई? बताइए। अब देखिए अगला अभियान इसका किस पर था? मेवाड़ पर। मेवाड़, मेवाड़ में इसने कई क्षेत्रों को जीता, जैसे उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, और कौन सा भाई? प्रतापगढ़, डूरंगपुर, डूंगरपुर, क्या है? डूंगरपुर। इसको इसने कई क्षेत्र जीते, लेकिन पूरी तरह से मेवाड़ को नहीं जीत पाया था। बात समझ में आ गई? अब बारी थी भाई हल्दी घाटी के युद्ध की। किसकी भाई? हल्दी घाटी के युद्ध की, जो किसके किसके बीच होता? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए यहाँ पर नहीं बताएंगे, इसको साफ करेंगे फिर बताएंगे विस्तार से हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए गुजरात विजय के बाद हल्दी घाटी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी, यानी कि योजना बनने लगी थी। बात समझिए, हल्दी घाटी के युद्ध के पहले यानी कि 1572 में अकबर ने महाराणा प्रताप जी के पास 4 डेलीगेशन यानी कि 4 टीमें भेजी कि महाराणा प्रताप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लें। 4 टीम भेजी, 4 टीम भेजी। देखिए 1572 में जो पहली टीम थी वो किसके नेतृत्व में भेजी भाई? 1572 में जलाल खां के नेतृत्व में, जलाल खां के नेतृत्व में, कि आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। अगली टीम किसके उसमें नेतृत्व में भेजी भाई? 1573 में, 1573 में किसके नेतृत्व में? मान सिंह, भारमल के पौत्र मान सिंह। इसके नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप जी के पास संदेश भेजा कि आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। तो महाराणा प्रताप ने मान सिंह के लिए यहीं पर मलेच्छ शब्द यूज किया, मलेच्छ। मान सिंह को क्या कहा भाई? कि तुम नीच हो, मलेच्छ हो, राजपूत होकर के मुगलों का साथ दे रहे हो। तब इन्होंने, महाराणा प्रताप जी ने मान सिंह के लिए मलेच्छ शब्द यूज किया था। कब? 1573 में। इसके बाद इसके पिता 1573 में ही इनके पिता कौन भाई? भगवान दास, भगवान दास को भेजा, भगवान दास को, कि महाराणा प्रताप जी से कहिए कि आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। और फिर 1573 में ही किसके नेतृत्व में भेजा भाई अगला संदेश? टोडरमल के नेतृत्व में, टोडरमल, टोडरमल। लेकिन महाराणा प्रताप जी ने इनकी एक भी संदेश या फिर एक भी बात यानी कि कुल मिलाकर अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया। बात समझ में आ गई? अब देखिए हल्दी घाटी का, अब तो युद्ध होना ही था हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ भाई? 18 जून 1576 को। इसकी डेट भी पूछी जाती है। कब हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? 1576। किनके बीच? महाराणा प्रताप जी के बीच, प्रताप जी और अकबर। देखिए महाराणा प्रताप जी का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? हकीम खां सूर, इनका सेनापति हकीम खां सूर। और कौन था? झालावीदा, झालावीदा। ये किन के तरफ से नेतृत्व कर रहे थे भाई? बताइए किन की तरफ से? प्रताप जी की तरफ से, हकीम खां सूर और झालावीदा। बात
और इनका और भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं हल्दी घाटी के युद्ध से। देखिए इनके घोड़े का नाम क्या था, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा कौन था, चेतक। घोड़ा कौन था, चेतक। और हाथी, हाथी राम प्रसाद। जो कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर इसको कब्जे में ले लेता हाथी को, और इसका नाम बदल देता क्या, पीर प्रसाद। अब देखिए अकबर जो था ये कहाँ पर पहुँचा, अजमेर में, अजमेर के किला में। वहाँ पर इसने क्या की, अजमेर प्लानिंग की भाई, अजमेर के किला में। इसको मैगजीन का किला भी कहा जाता है। बात समझ में आई। अकबर अजमेर के किला में पहुँचता है, वहाँ पर क्या भाई योजना बनाता है या फिर प्लानिंग करता है, प्लानिंग। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मान सिंह। मान सिंह अकबर की तरफ से कौन था, मान सिंह और आसफ खां, आसफ खां। इन अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच क्या होता है भाई, युद्ध होता है। जब युद्ध होता है, जब देखते हैं कि महाराणा प्रताप बहुत तेज़ी से मुग़ल सेना का विनाश कर रहे हैं, और बीच में क्या भाई मुग़ल सेना इनको घेर लेती है। जब घेर लेती है, जब बचने का यानी कि इनको क्षति पहुंचने का अंदेशा होता है, किसको, झालावीदा को। एक सेनापति महाराणा प्रताप जी का कौन था, झालावीदा। तो झालावीदा ने महाराणा प्रताप जी को खींचकर या फिर धक्का देकर युद्ध मैदान से बाहर कर देते हैं और कह देते हैं कि मेवाड़ को अगर बचाना है तो आपका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और महाराणा प्रताप कहाँ पर, जंगल की तरफ चले जाते हैं, जंगल की तरफ, या फिर कहें पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। किसके कहने पर, झालावीदा के कहने पर महाराणा प्रताप पहाड़ियों की ओर या फिर जंगल की ओर चले जाते हैं। इस तरह जो युद्ध का परिणाम होता है वो अनिर्णायक होता है, कोई निर्णय नहीं हुआ, अनिर्णायक माना जाता है ये युद्ध, कि ना कोई जीता और ना कोई हारा, क्योंकि महाराणा प्रताप को पूरी तरह हरा नहीं पाया था, या फिर कहें कि महाराणा प्रताप को झालावीदा ने वहाँ से निकाल दिया था। तो ये युद्ध अनिर्णायक माना जाता है कि ना कोई जीता और ना कोई हारा। बात समझ में आई। चलिए भाई आगे बढ़ें। और बाद में 1597 में, देखिए 1597 में क्या भाई, प्रताप जी की मृत्यु हो जाती है। प्रताप जी की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और युद्ध होते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछे जाते हैं, ना ही पूछे जाते हैं। ठीक, हल्दी घाटी पानीपत का युद्ध पूछा जाता है और इनसे कई सारे प्रश्न बनते हैं। और भी युद्ध हुए थे महाराणा प्रताप जी के बाद। 1578 में कुंभलगढ़ और 1582 में दिवेर वगैरह का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। ठीक है। और जो अकबर का अंतिम अभियान था, अंतिम अभियान, उसका मकसद था कांधार को जीतना। कांधार, बात समझ में आ गई, कांधार को जीतना था। ठीक है। और अकबर की जब मृत्यु होती है, मृत्यु, तो इसका मकबरा बनेगा भाई। मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा आगरा। सिकंदरा आगरा के पास जगह है सिकंदरा। वहाँ पर क्या अकबर का मकबरा बनता है भाई, मकबरा बनाया गया। बात समझ में आ गई। किसी कोई दिक्कत, यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।